उपन्यास क्या है? समय सरगम उपन्यास को लिखने वाली जो उपन्यासकार है कृष्णा सोप्ती, उनके व्यक्तित्व के बारे में आप भलीभांति रूप से परिचित हो गए। उन्होंने अपने जीवन में जो प्रामाणिकता रखी या जो स्वाभाविकता रखी, उसे ही उन्होंने अपने उपन्यास में लिखने का प्रयास किया। जैसे कि एक उदास राग है, अनुराग है, विराग है, प्यार, दुलार, तो ये सारी जो चीजें हैं यह हम लोग देख चुके हैं। कहाँ? उपन्यास की कथा वस्तु में। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि इसके पूर्व हमने आपको कथा वस्तु के संदर्भ में बात की। कथा वस्तु में वह सारी चीजें दिखाने का प्रयास किया, चूंकि वह उपन्यास जो है यह दो पात्रों के बीच में चलता है। एक तो याद आ रहा होगा आपको क्या क्या नाम है? जो मूल पात्र हैं उन मूल पात्रों की चर्चा यदि हम लोग करते हैं तो कौन से दो मूल पात्र दिखाई देते हैं इस उपन्यास में, बताइएगा जरा। कितने लोगों ने देखा वीडियो को ऑन करके? हमारी आवाज तो आ रही है? हाँ, तो कौन कौन से इस उपन्यास के जो मूल पात्र हैं, जो हम मुख्य पात्र कहते हैं, आधिकारिक पात्र कहते हैं, वो दो मुख्य पात्र कौन से हैं इस उपन्यास में, जो कथा वस्तु के भीतर हमने आपको बताया है? बोलिए, बोलते जाइए। आप लोग जब तक बोलोगे नहीं, हमारी समय की सीमाओं को भी ध्यान में रखिएगा। कोई भी नहीं है जो उपन्यास की कथा वस्तु को बता पाए, या कथा वस्तु में जो केवल हमारा इतना ही सवाल था कि जो दो पात्र हमने आपको पूछे हैं उन दो पात्रों के साथ चर्चा करनी है आपको, नहीं याद आ रहा है? चलिए हम लोग चलते हैं आगे कि हमारे जो पात्र हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने जब इंट्रोडक्टरी सेशन के पश्चात में बताया था कि उपन्यास की तात्विक विवेचन में, तो उपन्यास का तात्विक विवेचन का पहला तत्व होता है कथा वस्तु, है ना? क्योंकि कथा वस्तु आपकी पूरी तरीके से हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं हमारे जो दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण जो तत्व है, और उस तत्व का नाम है पात्र तथा चरित्र चित्रण। तो कृष्णा सोप्ती जी ने जो उपन्यासों में पात्रों का चरित्र चित्रण किया है वह अत्यंत स्वाभाविकता के साथ किया है, प्रामाणिकता के साथ किया है, क्योंकि वे भी उसी में एक पात्र है। और इस उपन्यास के जो पात्र है उसी से लेखिका बिल्कुल अपने आप से संबंधित हो रहती है, जो कथानक को आगे बढ़ाने में सहायक रहती है। समय सरगम उपन्यास में मूल पात्र जो निभाया हुआ है वो है आरण्य। अब आरण्यक क्या है? तो यह उपन्यास वृद्धों की दुनिया पर लिखा गया उपन्यास है, क्योंकि आप लोगों ने कथा वस्तु में देख ही लिया होगा। तो इस उपन्यास की मध्यवर्गीय जो नारी पात्र है आरण्या, जो उम्र की अंतिम दौर से गुजर रही है ना? तो आरण्या अकेली रहती है। समय सरगम उपन्यास की नायिका आरण्या ने अपने जीवन में अविवाहित रहने का निश्चय किया। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि उस संदर्भ में जहां पर कृष्णा सोप्ती अपने वक्तव्य में कहते कि मुझे अपने जीवन में किसी का हेरफेर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कोई उनके जीवन में आए, और कृतियों में भी उन्होंने अपनी रचनाओं के साथ भी उन्होंने सारी चीजें बताने का प्रयास किया है कि वह कहते कि मुझे अपनी स्वतंत्र रूप से जीने का उसे पूरा अधिकार है। यहाँ इस जगह पर जो हमारी समय सरगम की नायिका है वह अरण्या हमें अविवाहित रहने का पूरी तरह से निश्चय करती है, क्योंकि एकांत पति का अरण्या अपना जीवन पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से जीना चाहती है। पुरुष प्रधान समाज में जब वैवाहिक जीवन के अंतर्गत नारी अनेक यातनाओं के साथ या अनेक समस्याओं के साथ जूझती है ना? तो मध्यकाल में पतिव्रता धर्म का पालन केवल नारी की जिम्मेदारी मानी जाती थी, और आर्थिक रूप से स्वतंत्र न होने से पूर्ण रूप से पुरुषों पर उसे निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आधुनिक युग में विवाह के संबंध में परंपरागत दृष्टिकोण अब बदल गया। आधुनिक नारी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती जा रही है,
क्योंकि हम लोग ये कह सकते हैं कि आज यदि आपकी शादी की चर्चा चलती है तो आज के शादी के दौरान हम लोग किसी ग्रामीण अंचल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हमें तो आज पूना में, बॉम्बे में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ जो चाहे, मतलब हम लोग यूं चाहते हैं कि हम लोग ग्रामीण आंचल से बाहर निकले और शहरी आंचल में नागरिक सभ्यता के विकास के साथ हम अपना भी विकास करें। तो यहाँ विवाह के संबंध में जो परंपरागत दृष्टिकोण था यह बदल गया आते हुए। तो आर्थिक रूप से जो नारी स्वतंत्र होती चली जा रही है, विवाह नारी के लिए जीवन की अनिवार्यता को मानती नहीं है और यह न मानने वाली नारियों में से अरण्या है। अकेले जीकर भी सार्थक जीवन जीना संभव कर पाती है, तो ऐसा मानने वाली अरण्या है। अरण्या परिवार के पवित्र सूत्रबद्धता में विश्वास नहीं करती। मतलब जो सूत्रबद्धता होती है ना, मतलब परिवार में पति पत्नी के साथ साथ उनके बेटे बेटियां या माता पिता सास ससुर देवर भाभी ननद, ये सारी चीजें जो सूत्रबद्धता के साथ जुड़ जाती है, तो अरण्या परिवार के उन सूत्रबद्धता में विश्वास नहीं करती। अरण्या का मत है कि व्यक्ति का विकास परिवार के घुटन भरे वातावरण में संभव नहीं है। हर व्यक्ति का विकास परिवार के घुटन भरे वातावरण में संभव नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अपने बलबूते पर, मतलब अपने आप पर सार्थक वह बनता है। वह अपने अकेले जीवन के बारे में, और एक नया कैरेक्टर आपके साथ जुड़ रहा है। पहला कैरेक्टर जो नारी पात्र है उसका नाम है अरण्या। और इस जैसे फिल्म में नायक नायिका होते हैं, हीरो और हीरोइनों को पहचानोगे, नायक नायिका को नहीं। तो जिस प्रकार से किसी भी फिल्म के निर्माण में नायक नायिका का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक उसी प्रकार से उपन्यास में भी पात्रों का उतना ही महत्वपूर्ण, ये जो महत्वपूर्ण पात्र होते हैं उतना ही महत्व होता है जितना कि फिल्मों में उन नायक नायिका का। तो हमने अब तक देखा हमारी अरण्या जो है, तो अरण्या के साथ साथ उसी का एक नायक के रूप में जो आ रहा है, तो अरण्या के साथ व्यतीत करने वाली जो जीवन की अलग जिंदगी जी रहा है वह है ईशान। ध्यान में रखिएगा, दो पात्र जो हमने अभी अभी आपको पूछे, तो एक है अरण्या और दूसरा है ईशान। अरण्या जो है वो अपने अकेले जीवन जीने के बारे में ईशान से क्या कहती है, सुनिएगा अरण्या के शब्दों में ही। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि मैंने आज तक का जीवन किया है। मैं कभी अकेलेपन से उभी नहीं। अब देखिएगा यहाँ की अरण्या जो है, तो अरण्या अपने आप में एक अलग जिंदगी जीना चाहती है। किस तरीके से? क्योंकि वो अपने अकेलेपन से रहती है। हम लोग यह चाहते हैं कि हम अपने लाइफ को, अपने जिंदगी को अकेलेपन में न रहें, लेकिन हमारी जो अरण्या है वह अरण्या अकेलेपन में रहना पसंद करती है। क्योंकि जो परिवार होता है, तो परिवार की घुटन से, परिवार की जिम्मेदारियों से वो बाहर निकलना चाहती है। अरण्या कृष्णा सोप्ती के सभी नारी पात्रों में सबसे सशक्त समझी जाती है। अरण्या अंतिम दौर से गुजर रही। अब अंतिम दौर आपको पता है, जिस प्रकार से बाल्यावस्था, फिर यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर हमारी वृद्धावस्था। तो जो वृद्धावस्था की स्थिति है यह हमारी अरण्या जी रही है। तो अरण्या अंतिम दौर से गुजर रही है, लेकिन जीवन जीने का उत्साह उसमें आज भी है। उसकी हम उम्र दमयंती मृत्यु से भयभीत है। और एक नारी कैरेक्टर आपके साथ जुड़ रहा है। पहला जो है वो पहला कैरेक्टर के साथ हम आपसे परिचित करवा पाए कि एक है अरण्या, दूसरा ईशान, तीसरा एक नारी पात्र के बीच में लग रही है जो गौण पात्र के बीच में आती है, दमयंती। क्योंकि नारी पात्र के बीच में आती हमारी अरण्या, चूंकि वह हम लोग देख चुके हैं अब तक कि वह उम्र की उस कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि वह आखिरी दौर पर, अंतिम दौर उसकी जिंदगी का चल रहा है, पर फिर भी उसमें उत्साह वही है जो एक युवावस्था का होता है। और उसी की जो हम उम्र है दमयंती, चूंकि वो हम मृत्यु से भयभीत हो रही है। लेकिन अरण्या उम्र के बाकी दिनों को अधिक उत्साह और आनंद के साथ जीना चाहती है। वह एक एक पल को जीना चाहती है, एक एक अनुभव को समेटना चाहती है। देखिएगा यहाँ अरण्या को देखने के पश्चात अब बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ यदि हम अपने लाइफ को टटोलते हैं, तो हम अपने जीवन में
एक पल भर भी नहीं जी सकते हैं, एक अनुभव को भी समेट नहीं सकते, है ना, कि अपने जीवन का जो आनंद है, अपने जीवन का जो उत्साह है, जो हमें किस प्रकार से मानना चाहिए। तो अनन्या क्या करती है, एक एक पल को जीती है, एक एक अनुभव को, एक एक फीलिंग को वो समेटती है। तो अरण्या का मानना क्या है, देखिएगा, वह कहती है आगे बढ़कर क्षण को पकड़ लो, मतलब एक एक पल को तुम पकड़ लो जो तुम्हारा है। फिर वो कौन सा क्षण को पकड़ना चाहती है, तो यह शाम, यह क्षण, यह बारिश लपक कर हथेली में समेट लो, एक बार चुकी तो हमेशा के लिए खिसक जाएगी। देखिएगा, यहाँ आपको जो वाक्य हमने आप बताया, वो वाक्य फिर से एक बार हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। वह जो वाक्य है, वह वाक्य वो क्या कहना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, समय को अपने साथ समेट लेना चाहिए। फिर वह समय शाम का हो सकता है, फिर वह समय बारिश का हो सकता है, न जाने वह पल किसी भी चीज का हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उन सभी पलों को समेट लेना चाहिए। वह तन से बूढ़ी है, कौन तन से बूढ़ी है, अरण्या या दमयंती? आपसे सवाल किया जा रहा है, कौन कौन जुड़ा है अभी, हाँ बताइए, कौन बूढ़ी है? वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तन से बूढ़ी पर मन से जवान, अरण्या पेशे से लेखिका है। देखिएगा, यहाँ हमारी जो कृष्णा सोपती जी है ना, तो कृष्णा सोपती ने अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने व्यक्तित्व को और अधिक निहारने के लिए क्या कर दिया, अपनी जगह पर उन्होंने अरण्या को रख दिया। और अरण्या चूंकि जैसे हमारी कृष्णा सोपती एक उत्कृष्ट लेखिका है, पुरस्कृत महिला के रूप में जानी मानी ख्याति प्राप्त महिलाओं के रूप में आती है, ठीक उसी प्रकार तन से बूढ़ी होने के पश्चात भी मन से जवान अरण्या पेशे से लेखिका है। वो लिखती रहती है। उनके पड़ोस में, मतलब किनके पड़ोस में, अरण्या के पड़ोस में ही ईशान नाम का बुजुर्ग रहता है। मतलब दोनों भी जो है, ईशान और अरण्या दोनों हम उम्र के हैं। ईशान विदुर है। विदुर का मतलब क्या होता है, जैसे जब नारी का पति मर जाता है तो वह नारी विधवा कहलाती है ना। तो ईशान की पत्नी जब मर जाती है, तो मतलब जब जिस इंसान की पत्नी मर जाती है, तो वह इंसान जो है वो विदुर के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से पत्नी की मृत्यु होती है, तो वह व्यक्ति विदुर के नाम से, तो ईशान विदुर है और उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है और उनका इकलौता बेटा भी मर गया है। मतलब जिस प्रकार हमारी अरण्या ने शादी ही नहीं की और वो अकेली जीना पसंद करती है, ठीक उसी प्रकार हमारा जो ईशान है, ईशान भी विदुर है, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, उनका इकलौता बेटा था वो भी मर गया। मतलब दोनों भी अकेले जिंदगी को परिव्याप्त कर रहे हैं और जीवन के उत्तरार्ध में पहुंचे। दोनों पड़ोसी पड़ोसी मात्र नहीं है, मित्र भी है। मतलब देखिएगा, यहाँ इस उपन्यास के जरिए आप लोगों को यह भी चीज समझ में आ रही होगी कि हम लोग केवल अकेले जीना नहीं चाहते, बल्कि हम लोग अपने आस पड़ोसियों के साथ भी हित संबंध रखना चाहते हैं। एक परामर्श देना चाहती है हमें कृष्णा सोक्ति कि केवल हम अपने परिवार के साथ प्यार करते नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो अपने नहीं है ना, जो पड़ोसी हम लोगों के साथ में रहते हैं, वह पड़ोसी भले ही पड़ोसी पड़ोसी न रहे, बल्कि हम लोगों का रिश्ता मित्रता के साथ बनना चाहिए। वे एक दूसरे के घर, अब देखिएगा कि जब हम लोग पड़ोसी को पड़ोसी मानते हैं, तो चले जाए बाहर, हम लोगों को क्या लेना देना है, तो जी या ना जी, है ना। तो खाना खाने की बात आती है, चाय पीने की बात आती है, घूमने की बात आती है, तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्ती निभाते हैं, है ना। तो दोस्ती कैसे निभाते हैं, हम अकेले चले जाते हैं क्या, नहीं। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम भी अपनी दोस्ती को निभाते हैं, ये जो दो पड़ोसी पड़ोसी हैं, दो मित्र भी हैं। तो हमारी एक और अरण्या रहती है और दूसरे ईशान रहता है, दोनों भी अपने घरों में अकेले रहते हैं। तो यहाँ इस जगह पर दोनों पड़ोसी पड़ोसी नहीं है, तो दोनों कौन है, दोनों मित्र भी हैं। वे एक दूसरे के घर चाय पीने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए साथ साथ जाते हैं। वे दोनों दोस्ती तो अच्छी निभाते हैं,
पर उनके विचारों में बड़ा अंतर पाया जाता है। अनन्या चूंकि वो अपने आप को व्यस्त रखना चाहती है, बूढ़ी पीढ़ी से वो बिल्कुल भिन्न है। मतलब जो हमारी आज की पीढ़ी है ना, आज की पीढ़ी में और हमारी दादी परदादी नाना नानी, इनमें तो निरंतर रूप से आप लोग देखते होंगे कि अंतर आता होगा, है ना। यदि हम लोग मिनी स्कर्ट पहनकर या जीन्स पहनकर बाहर निकलते हैं तो हमारी जो दादी है, ये क्या पहन लिया, ऐसे क्या पहन रही हो, मतलब ये सारी जो चीजें हैं वो जिंदगी के पीछे रहने वाले जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और वो हम क्या करते हैं, रोक टोक करते हैं। तो बूढ़ी जो पीढ़ी है यह बिल्कुल बूढ़ी पीढ़ी से बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न है। वह जिंदगी को जीने की कला जानती है। अरण्या पारिवारिक झंझटों से बिल्कुल मुक्त है। हमने देख लिया कि वो अकेली रहना पसंद करती है, उसे परिवार के अंदर के व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। मतलब उनका क्या विचार है, किनका, हमारे अरण्या का। तो अरण्य हमेशा यही विचार करते हैं कि परिवार के अंदर जो व्यक्ति चला जाता है तो परिवार के अंदर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और ईशान परिवार को सुरक्षा की नीड समझता है। मतलब ईशान को ऐसा लगता है कि नहीं, परिवार में सारे लोग होने चाहिए। मतलब उसे ईशान को अकेले रहना बिल्कुल। हाँ जी बोलिए। किसी की आवाज आ रही है, बीच में कोई बोलना चाहता है। कोई बोलना चाहता है। आगे कंटिन्यू करना है ना। अरण्या पारिवारिक झंझटों से बिल्कुल मुक्त है ना। उसका क्या विचार है कि परिवार के अंदर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है, और ईशान परिवार को सुरक्षा की नीड समझना। मतलब दोनों पड़ोसी पड़ोसी है, दोनों मित्र है, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में काफी भिन्नता पाई जाती है। एक जगह पर हमारी अरण्या कहती है कि पारिवारिक विकास, परिवार में जब हम लोग रहते हैं ना तो परिवार से हमारा विकास नहीं होता। यह कहना किसका है, हमारी अरण्या का। और ईशान, तो ईशान परिवार से प्यार करता है। ईशान सोचता है कि नहीं, परिवार है तो परिवार में सुरक्षा मिल जाती है। तो परिवार को सुरक्षा की नीड मानने वाला ईशान और परिवार ही अपने व्यक्तित्व के विकास में बाधाएं डालती है, ऐसी मानने वाली हमारी अरण्या। तो दोनों के व्यक्तित्व में काफी भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन मित्रता के पारदर्शी सूत्र ने दोनों को बांध रखा। भले ही उनके व्यक्तित्व में भिन्नता है, लेकिन एक ऐसा पारदर्शी सूत्र है जिन पारदर्शी सूत्र के जरिए दोनों ने अपने आप को बांध लिया। अरण्या देखिए ना, मतलब दोस्ती कैसे होनी चाहिए। अरण्या और ईशान इन दोनों की जन्म तारीख भी एक है, पर वह आप दो व्यक्ति हैं। अरण्या पूर्णता आधुनिक विचारों से बनी है, उसमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं। यह आत्मविश्वास ही उसके विकास की सीढ़ी है। क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, आधुनिक नारी है, जो अपने फैसलों को स्वयं करना चाहती है, अच्छे बुरे का चुनाव स्वयं करती है और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाती है। अरण्या दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहती है, वो स्वावलंबी बनना चाहती है। उसमें आत्मविश्वास है कि वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती है। वह नए प्रगतिशील विचारों को मानने वाली है। रूढ़ी परंपरा इन बंधनों में ये संघर्ष दिखाई देती है। रूढ़ी परंपरा से चले आ रहे नियमों को आंख बंद करके स्वीकारना उसके नियम के बिल्कुल खिलाफ है। कई ऐसी परंपराएं होती है दोस्तों, जैसे परंपरा हमारी है, हम बताना चाहेंगे आपको कि जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि पति है, पति मेरा परमेश्वर है, रोज मारता है, रोज शराब पी के आता है, शाम को हमेशा उसकी पिटाई धुलाई होती है ना। लेकिन वह क्या सोचती है, भारतीय नारी अपनी सभ्यता और संस्कृति को पालती है, पति है मेरा, पति मेरा परमेश्वर है, पूजा करते रहिए। तो ये जो हमारी रूढ़ियां चली आ रही है, इन नियमों के खिलाफ है। जो पति मारता है, पिटाई करता है, जो हमेशा गाली गलौज करता है, ऐसा पति जो अपने पत्नी को, अपने बेटा बेटी को खुश नहीं रह सकता, जिनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, तो ऐसे पति के नियमों के साथ चलना सही में वास्तविक रूप में अन्याय को साथ देना है।
और ठीक उसी प्रकार हमारी ये जो नायिका है, यह रूढ़ी परंपरा से चले आ रहे नियमों को आंख बंद करके स्वीकारना उसके नियमों के खिलाफ मानती है। वह अपना जीवन दर्शन ईशान के सामने व्यक्त करते हुए कहती है, अब देखिएगा, अपना जो जीवन दर्शन है मतलब उन्होंने जो अपने लाइफ में भुगता हुआ यथार्थ है ना, तो वह अपने दोस्त के साथ शेयर करती है। क्या कहती है वह ईशान से, देखिएगा, अपना कुल धर्म अधिकारियों की लड़ाई है, अपना कुल धर्म अधिकारों की लड़ाई है और आपका ज्ञान प्रज्ञा से जीव सुलह सरपाई है। अब यदि हम लोग यह कहना चाहे तो अपना जो कुल धर्म होता है ना, मतलब अपना मूल धर्म जो होता है, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्रता मेरा मूल धर्म होना चाहिए, स्वराज्य मेरा मूल धर्म होना चाहिए। तो स्वराज्य से क्या तात्पर्य है, स्व के धर्म को पहचानना, है ना। तो यहाँ अपना कुल धर्म अधिकारों की लड़ाई मानने वाली पहले नायिका के रूप में, पहली नारी के रूप में यदि हम लोग लेना चाहे तो कृष्णा सोपती का नाम आएगा। अरण्या अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहती है। मतलब देखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के झगड़े के बीच में, बहू बेटों के लड़ाई झगड़ों के बीच में जो नारी है वो अत्याचार को सहती चली जाती है। जैसे हम लोगों ने आपको बताया था कि निर्मला की शादी तय की गई, लेकिन निर्मला की शादी इसलिए टूट जाती है क्योंकि वह अपने पति के साथ, जो उसका पति तय हुआ है डॉक्टर, तो जिसके साथ उसकी शादी तय हुई है, तो दहेज नहीं दे सकती उसकी माँ, इसलिए शादी को तोड़ देता है डॉक्टर साहब। मतलब उस समय की यदि बात करते हैं तो जो अत्याचार हमारी निर्मला पर हुआ, तो आज की स्थिति में हम न तो 45 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ शादी करना पसंद करेंगे, बल्कि हम तुरंत अपने माता पिता को यह कहलवाएंगे, नहीं पापा मुझे उनसे शादी नहीं करनी, तो ना कहने का अधिकार हम लोगों को आज मिला है। क्योंकि इस प्रकार के अत्याचारों को सहने वाली अनेक निर्मलाओं को मृत्यु के घाट उतार दिया गया है दोस्तों। और इसी कारण अरण्या जो है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहती है, और वह अधिकार क्या है वह लड़ना जानती भी है, चाहती भी है। और उसी की जो सहेली है दमयंती, जब अपने बहू बेटे के अत्याचार को सहती हुई वह देखती है, तब अरण्या दमयंती को प्रतिकार करने के लिए साहस प्रदान करते कि नहीं, ये तुम गलत काम कर रही हो, उसका इस प्रकार से तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। अरण्या का एकाकी जो जीवन है वो मजबूरियों का परिणाम नहीं बल्कि अनुभव का सार है। हम यूं नहीं कहेंगे कि अरण्या की कोई अपनी मजबूरी रही, वो सुंदर नहीं थी, सुशील नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसकी शादी नहीं हुई। कई बार तो ऐसा देखा जाता है ना कि सुंदर लड़की होती है, सुशील होती है, पढ़ती है, लिखती है, पढ़ने लिखने में माहिर होती है, लेकिन उसके जो माता पिता होते हैं वो ये सोच रखते हैं कि नहीं, हम अपनी बिटिया को पढ़ाएंगे, उसके पैरों पर खड़ा करेंगे, है? लेकिन जो हमारे क्लाइमेट में, हमारे वातावरण में जो बाधाएं होती है वो हमारे घर में आती है। क्यों? अपने गुड़िया की शादी नहीं करनी, अब कितना पढ़ाओगे, बहुत बड़ी हो गई है, बस करो अभी पढ़वाना लिखवाना। तो जब इस प्रकार की बातें वो जीवन के साथ चलती है, तो ऐसी कोई भी मजबूरी हमारी अरण्या के साथ नहीं रही, है ना। तो अरण्या का जो एकाकी जीवन रहा वह मजबूरी का परिणाम नहीं था, बल्कि उन्होंने जो अपने साथियों से जो अनुभव लिया था, तो अनुभव के आधार पर उन्होंने उन अनुभवों का सारांश रूप यह निकला कि अरण्या अपने जीवन को एकाकी रहने में पसंद करने लगी। आज समाज में जो कुछ भी हो रहा है तो उसकी सच्ची अभिव्यक्ति अरण्या में है। बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन की ओर हमें इशारा अरण्या करती है। अरण्य का एकाकी जीवन परिवार के प्रति टूटती हुई आस्था है, स्वावलंबन के सारे अकेले आनंद लेने की जो उसकी अनुभूति है, तो वह अनुभूति के साथ जीने का साहस भारतीय नारी के बदलते स्वरूप को उजागर कर देता है। देखिएगा, यदि हम चर्चा करते हैं एकाकी जीवन की, तो जब तक हमारे मांग में बिंदिया रहती है ना, सिंदूर रहता है, गले में मंगलसूत्र रहता है, तब तक किसी भी आदमी की निगाह हम लोगों पर नहीं जाती। लेकिन एक बार सिंदूर मिट गया तो देखने वाले की नजर हम पर बदल जाती है। भले ही, इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि पति है, पति मेरा परमेश्वर है,
और जब वो एकाकी जीवन के साथ वह व्यक्ति जीवन जीने की कोशिश करता है तो यह समाज ही उस नारी को खोखला बना देता है, उस नारी को त्रसित कर देता है, उस नारी को व्यतीत कर देता है। और अरण्या कई ऐसी दमयंती को देख चुकी है, चूंकि वह अपने बहू को, अपने बेटे के अत्याचार को सहती हुई दिखाई देती है। और अरण्या का जो एकाकी जीवन है, जो परिवार के प्रति टूटी हुई आस्था है, स्वावलंबन है, और इसी स्वावलंबन के सहारे अकेले आनंद की जो अनुभूति है, उसे जीने का साहस भारतीय नारी के बदलते स्वरूप को और अधिक उजागर कर देती है। अरण्या चूंकि हम लोग देख चुके हैं, आधुनिक है, सुशिक्षित है, विदुषी महिला है, स्वावलंबी नारी है, जो अपने अस्तित्व के प्रति बिल्कुल सजग है, अस्तित्व के प्रति सजग है, और जिस कारण अरण्या समाज एवं परिवार का विरोध नहीं करती, बल्कि उन बेड़ियों को तोड़ना चाहती है जो परंपरावादी है। अरण्या के जरिए कृष्णा सोप्ती ने तमाम ऐसे आधुनिक शिक्षित नारियों की आवाज को बुलंद किया। मतलब यह बात तय नहीं है दोस्तों कि केवल कृष्णा सोप्ती अरण्या पर चर्चा करे, कई ऐसे तमाम नारियां है आज भी जीवित है, क्योंकि दमयंती जैसी है, पर दमयंती की मानसिकता को या निर्मला की मानसिकता को हम कितना समझ पाए, नहीं क्लियर हो पाता। क्योंकि यदि ईशान पर हम लोगों की दृष्टि चली जाती है तो ईशान क्या कार्य करता है, हम लोग देख चुके हैं यह आधुनिक शिक्षित नारियों को किस प्रकार से आवाज को बुलंद करती है हमारी आरण्या। तो आरण्या जिस प्रकार एक लेखिका का कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार ईशान जो है वह भी एक रिटायर्ड अफसर है, और उसकी पत्नी का हम लोग देख ही चुके हैं कि देहांत हो चुका है। जो दो बेटियां उनकी हैं ईशान की, वो बाहर पढ़ती हैं, एक ही बेटा था जो दुर्घटना का शिकार हो गया। वे दोनों पड़ोस में रहते हैं। कौन 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 दोनों पड़ोस में रहते हैं बताइएगा जरा, हम ही बात करते चले जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग से सारी चीजें निकल जाए। कौन दोनों साथ साथ जाते हैं, घूमते हैं, भोजन लेते हैं, चाय लेते हैं? आरण्या और, वेरी गुड, मतलब क्लियर हो रहा है, हम लोग आगे बढ़े ना। वेरी गुड। वे दोनों पड़ोस में रहते हैं, साथ घूमते हैं, साथ भोजन करते हैं, चाय लेते हैं। जीवन के संध्या काल में आरण्या का आना ईशान के तन मन को हरा कर देता है। देखिए ना, हमने अभी भी आपको कहा दोस्तों कि पति पत्नी एक ही सूत्र में बंधी रहती है ना। मतलब तय है कि जैसा शब्द का अर्थ के साथ, फूल का उसकी खुशबू के साथ, नदी का झरने के साथ जो संबंध होता है ना, और तो ठीक उसी प्रकार से हम यूं कहना चाहेंगे कि नारी और नर, नर और नारी इसलिए बने, मतलब जो प्रकृति का निर्माण इस परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, तो कहीं ना कहीं ये सोचकर ही निर्माण किया होगा कि जो एक अरण्या है या ईशान है या जो इस प्रकार की प्रकृति का एक धरोहर हम लोगों के सम्मुख रखवा दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो अटैचमेंट होता है ना, जो अटैचमेंट है जीवन के संध्या काल में, मतलब इनका भी कोई नहीं है, अरण्या का भी कोई नहीं और ईशान का भी कोई नहीं, तो ईशान की लाइफ में इनका आना, अरण्या का आना ईशान को क्या कर देता है, उसके तन मन को हरा बना देता है। अरण्या भी अकेली है और ईशान भी अकेले है। अपने फ्लैट को लेकर अरण्या परेशान है, उस पर लोन था, वो फ्लैट की बिक्री करना चाहती है, और यह बात ईशान को बताती तक नहीं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर सौंपना नहीं चाहती। हमने आपको पहले ही बता दिया, वह स्वयंशील है, वह खुद कार्य करना चाहती है, और जब वो अपने फ्लैट्स को लेकर बहुत परेशान होती है तो अपने फ्लैट को वो बेच देती है, और बेचने के बाद किराए पर वह मकान लेना चाहती है, किंतु अकेली बूढ़ी औरत को किराए पर कौन मकान देगा। अब देखिएगा कि जब वह अपने फ्लैट को बेच देती है, अब उसके पास घर नहीं है, तो उसने अपनी दोस्त विनीता के घर में रहने का फैसला किया। और एक उसकी नई सहेली आपके साथ में हम शेयर करना चाहेंगे। पहले उसकी सहेली है जिसका नाम है, क्या नाम है?
वेरी गुड। अरण्या की पहली सहेली का नाम है दमयंती, अरण्या के दोस्त का नाम है ईशान, और अरण्या की और एक सहेली है जिसका नाम है, क्या नाम है? किसके घर में जाने का फैसला करती है वह? याद आ रहा है? याद आ रहा है आपको? चलिए, आपको बताया ही नहीं तो आपको याद कैसे आएगा? क्या नाम है? बताया, अभी भी बताया हमने आपको। उसने अपनी दोस्त विनीता के घर में रहने का फैसला कर लिया। यह बात जब ईशान को पता चलती है, तब उसने अरण्या को अपने घर में रखने का प्रस्ताव रख दिया। तब सोचने के लिए अरण्या ने समय मांगा। दोनों भी जानते हैं, जो वक्त बीत गया है एक दूसरे को जाने बिना ही पुराने कैलेंडरों में खो गया, उसे तो लौटाया नहीं जा सकता, पर आज से जुड़े कुछ दिनों को अपना तो बनाया जा सकता है। अरण्या ईशान के निमंत्रण को स्वीकार कर लेती है और अपने शेष जीवन के सुख दुख को साथ साथ बांटने का प्रयास करती है। ईशान के समक्ष अपनी स्थिति प्रकट करते हुए अरण्या कहती है, ईशान, मैं निपट मध्य वर्ग हूँ और इसमें गर्व महसूस करती हूँ। सिखाया गया है कि जैसा वक्त है देखो, उसके अनुरूप कदम उठाओ। क्योंकि अरण्या एक जिंदा दिल नारी है, अपने अस्तित्व के प्रति सजग है, मृत्यु का उसे भय नहीं है, जीवन जीने की इच्छा और आत्मविश्वास की नींव पर वह खड़ी है। इन दोनों का व्यक्तित्व बूढ़ों की जिंदगी को एक नए सिरे से देखने को हमें बाध्य कर देता है। वो सच्चाई की ओर इशारा करता है कि प्रेम कभी मरता नहीं। वृद्धावस्था में बिना शादी किए अरण्या ईशान के पास रहती है। कितनी बड़ी यथार्थता है, देखिएगा कि जब हम बात करते कथा वस्तु की तो हम लोग प्यार की बात करते हैं, है ना? तो प्यार केवल ये तय नहीं है दोस्तों कि प्यार केवल एक युवावस्था में ही किया जाता है, तो प्यार करने के लिए उम्र की कोई सीमाएं नहीं रहती। तो यहाँ सच्चाई की ओर वह इशारा कर देती है और प्रेम कभी मरता नहीं है, इस बात का जो परिचायक है कि वृद्धावस्था में भी बिना शादी किए, किसी दोनों ने शादीबद्ध नहीं हुए, विवाहबद्ध नहीं हुए, कोई सीमाओं के साथ ही रह रहे हैं, लेकिन वृद्धावस्था में बिना शादी किए अरण्या ईशान के पास रहती है। अब जो दो पात्र और नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि दमयंती के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, तो दमयंती क्या है, दमयंती का कैरेक्टर कैसा है, और दमयंती के साथ जुड़ने वाली और एक नारी पात्र है जिसका नाम है कामिनी, उसे भी हम आपके सम्मुख रखेंगे। दमयंती और कामिनी दोनों मध्यवर्गीय नारियां जो वृद्धावस्था के कारण मजबूर हो गई है। क्योंकि दमयंती का जो परिवार है भरा पूरा है, उसके परिवार में बहू है, बेटे हैं, लेकिन अपने आप को उपेक्षिता महसूस करती है। उसके सगे बेटे उसके अपने ही घर में गैरों के जैसा बर्ताव करते हैं। वह घर के पूरे परिवार की मालकिन है, पर उसकी हालत नौकर की तरह हुई है। युवावस्था में अपने आकर्षण से, चुलबुलेपन से, चुस्ती से, मनमौजी स्वभाव के कारण मशहूर दमयंती वृद्धावस्था में अपनी उपेक्षा होती हुई देखकर कुंठित हो जाती है। देखिएगा कि दमयंती का जो पात्र है, तो दमयंती को अपने मित्रों को बिठाने के लिए बैठक में तक जगह नहीं रखी है। उसके घर के सामान पर ही उसका अधिकार नहीं है। मतलब यहाँ वास्तविकता का दर्शन होता है कि हम अपने परिवार के बूढ़ों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। यदि हमारी माता अपने लेक्चर को सुनने के लिए लोलुप होती है, तो हम लोग क्या करते, जाओ मम्मी बाहर, हमें अपना लेक्चर सुनने दो। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अधिकार आप लोगों का नहीं है, ये अधिकार उनके माता पिता का है, क्योंकि अब तक की उनकी जो परंपराएं थी, हमारी परंपराओं ने उसे परित्याज्य कर दिया। क्योंकि हम लोगों को मोबाइल अलाउड नहीं था, आप लोगों को मोबाइल अलाउड है। इसका कारण है ये कोरोना की महामारी की स्थिति।
तो क्या मेरी बेटी या मेरा बेटा पढ़ रहा है या पढ़ पा रही है या नहीं पढ़ पा रही है, इसे देखने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जो टीचर्स है क्या वो ठीक ठाक ढंग से पढ़ा पा रहे हैं, क्या हमारी बेटी किसी मोबाइल पर या चैट बॉक्स पर या व्हाट्सएप पर ट्विटर पर क्या कार्य करे, बस ये देखने के लिए वो लोग आ रहे हैं। नहीं दोस्तों, इतना विश्वास हर किसी व्यक्ति ने हासिल कर लिया है, लेकिन क्या हमारी आज की जो पीढ़ी है वह बर्बादी क्यों चली जा रही है? क्या आधुनिकीकरण के माध्यम से उंगलियों के इशारों पर जो चलने वाला हमारा जो इंटरनेट का माया जाल है, कि इस माया जाल में मेरा बेटा या बेटी फंसती चली जा रही है, बस यही देखने के लिए आपके पास आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आपका जो परिवार है उससे संजो कर रखें। तो हमारी ये जो दमयंती है, दमयंती पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी, उसका घर उसके नाम पर होने के बावजूद भी, उसका बेटा और बहू की इजाजत ही लेनी पड़ती है, और उसे अपने बहू बेटे की इजाजत से ही कमरे के बाहर निकलना पड़ता है। तो दमयंती देखिएगा अरण्या को क्या कहती है, बच्चों की ऐसी हरकतों से मेरा धीरज खत्म हो रहा है, और बेटा जो है वह बेटा फ्लैट के कागज मांग रहा है। डॉक्टर के पास जब वो चली गई तो पीछे से बहू ने मेरा पूरा दीवान उठाकर अपने कमरे में रख लिया। मतलब यहाँ देखिएगा कि किस प्रकार से जो दीवान होता है वो दीवान तक उठाकर उनकी बहू अपने कमरे में लेकर गई। उसने कहा, उसकी बहू ने कहा कि मुझे वो पसंद है, तो वह अपने कमरे में लेकर गई, लेकिन सुनो, मुझे इस कमरे से निकलने की इजाजत नहीं, मैं ड्राइंग रूम में अपने मेहमानों को नहीं बिठा सकती। आप देखिएगा कि अपनी हम उम्र दमयंती को बहु बेटों के अत्याचारों को सहते देखकर अरण्या दमयंती को प्रतिकार का साहस प्रदान कर देती है। अरण्या का साथ पाकर दमयंती में हिम्मत भी आ जाती है। वर्षों से बेटों के बहू के अत्याचार को चुपचाप सहने वाली दमयंती बेटे की फटकार लगाते हुए घर से निकल जाने का हुक्म देने का साहस करती है। और यह किसके माध्यम से? केवल और केवल है कि हमारी जो अरण्या है वह अरण्या उसे समझाती है दमयंती।